कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां टेलीविजन शो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि लोगों की मौत को दिखाने का जरिया बन चुके हैं। यहाँ एक ही नियम है, अगर आप रनिंग मैन नाम के खेल में उतरते हैं तो या तो आपको लगातार भागते रहना होगा या फिर पूरी दुनिया आपको मरते हुए देखेगी। हर प्रतियोगी के पीछे प्रशिक्षित और पेशेवर हत्यारे लगे होते हैं जिन्हें स्टॉकर कहा जाता है। उनका काम बेहद सीधा है, भागने वाले को जिंदा टेलीविजन पर मार डालना, और जिस रनर को पकड़ लिया गया उसके लिए सिर्फ एक ही अंजाम होता है, पब्लिक में फांसी। कहानी की शुरुआत बेन रिचर्ड्स नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बेटी को बाहों में पकड़े हुए अपनी नौकरी वापस पाने के लिए डेस्परेटली विनती कर रहा है। बेन को उसके नियोक्ताओं द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और अब उसकी बेटी को पिछले हफ्ते से बुखार आ रहा है, लेकिन बेन के पास कोई काम नहीं है। उस दवा को खरीदने का कोई तरीका नहीं है जिसकी उसे जरूरत है। जब वह जा रहा होता है तो उसे दी रनिंग मैन नाम के एक शो का एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है। आधार सरल है, अगर आप शिकार किए जाते हुए 30 दिन तक जीवित रह सकते हैं तो आप 1 बिलियन न्यू जीत जाते हैं। लेकिन बेन इतना पागल नहीं है कि उस शो में जाए। वह घर जाता है जहां उसकी बेटी की हालत और खराब हो गई है, उसकी खांसी और गंभीर होती जा रही है। बेन वहां बैठा टीवी देख रहा है, पैसे जीतने वाले अन्य गेम शो देख रहा है। उसने उन सभी की एक सूची बनाई है, अपने विकल्पों को तौल रहा है। तब उसकी पत्नी शीला अंदर आती है। वह अपनी बेटी के लिए कुछ दवा लेकर आई है, लेकिन यह असली नहीं है। वह उचित दवा नहीं ला सकी जो वास्तव में उसके फ्लू को ठीक कर देती। यह बस कुछ ऐसा है जो उसे थोड़ा बेहतर महसूस कराएगा। अभी उनकी यही औकात है। बेन शीला को बताता है कि वह अपनी नौकरी के लिए भीख मांगने वापस गया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। शीला ने शांत समझ के साथ जवाब दिया, तुम्हें बस एक अच्छे आदमी होने के लिए सजा दी जा रही है, तुम बस अपने साथियों के लिए खड़े हो रहे थे। अचानक उनकी बेटी फिर से जोर से खांसने लगती है। उसका एक मोजा गायब है। बेन उसे खोजने के लिए उठता है। शीला ने कहा कि वह एक बार में वेट्रेस के रूप में अपनी शिफ्ट पर काम करने जा रही है, पर बेन कहता है लेकिन यह सुरक्षित जगह नहीं है। वहाँ जो पुरुष घूमते हैं वे सभ्य लोग नहीं हैं। बेन नहीं चाहता कि वह वहाँ काम करे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की दवा के लिए पैसों की जरूरत है। बेन डरा हुआ है। वे जंगली पुरुष नशे में या गुस्से में वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। बेन ने कहा, यहीं रहो, मैं जैसे तैसे करके पैसे लाऊंगा और हम अपनी बेटी का इलाज करवाएंगे। शीला टीवी की ओर देखती है जहां एक और रनिंग मैन एडवर्टीजमेंट चल रहा है। शीला ने धीरे से कहा, उस शो को मत देखो, उसमें जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। बेन ने उसे आश्वासन दिया कि वह रनिंग मैन पर नहीं जा रहा है, वह किसी दूसरे शो को आजमाएगा, लेकिन शीला उससे वादा करवाती है। उसे यह सुनने की जरूरत है। शीला ने कहा, तुम रनिंग मैन पर नहीं जाओगे। उसके बाद बेन अपना घर छोड़ता है। झुग्गी बस्ती में एक तंग अपार्टमेंट जहां पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। वह ट्राई आउट गेम के लिए जाता है जो मुख्य विकसित शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सभी अमीर लोग रहते हैं। नेटवर्क की विशाल मीडिया इमारत के आधार पर सैकड़ों हताश लोग ट्राई आउट गेम के लिए लाइन में खड़े हैं। बेन कतार में शामिल हो जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा आदमी अचानक गिर जाता है। बेन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पीछे धकेल देते हैं, उसे पीटते हुए दूर भगा देते हैं। उसने लाइन के पीछे तक जाना पड़ता है और फिर से शुरू करना पड़ता है। जब आखिरकार उसकी बारी आती है तो स्क्रीन पर उसके नाम के बगल में एक लाल त्रिकोण दिखाई देता है। उसका रोजगार इतिहास बार बार वही कहानी बताता है, हर एक नौकरी पर अवज्ञा के लिए समाप्त किया गया। यहाँ तक कि यहाँ भी बेन अपना गुस्सा नहीं छिपा सकता। यह उसके चेहरे पर लिखा है। वह लाइन में 2 और लोगों से मिलता है, लाफलिन नाम की एक लड़की और टिम नाम का एक लड़का। अब टेस्ट शुरू होता है। सभी को ट्रेडमिल पर रखा जाता है, विभिन्न सर्वाइवल सिनारियोज में फेंका जाता है। बेन हर एक परीक्षण में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है। वह कई बार टिम की जान भी बचाता है, भले ही गेम में दूसरों की मदद करना सख्त मना है। उसके मानसिक टेस्ट के दौरान वे उसे गेम में प्रवेश करने वाले सबसे गुस्सैल आदमी का लेबल देते हैं। जब टेस्ट समाप्त होता है तो बचे हुए खिलाड़ियों को विभिन्न रंगों में जंप सूट्स दिए जाते हैं। बेन, टिम और लाफलिन सभी को लाल सूट मिलते हैं। 3 को शो के प्रोड्यूसर से मिलने के लिए बुलाया जाता है। एक एक करके टिम अंदर जाता है, फिर लाफलिन और लास्ट में बेन। ऑफिस के अंदर शो के प्रोड्यूसर डैन किलियन पहले से ही बेन के परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। वह जानता है कि बेन यहाँ रनिंग मैन पर आने के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी वह बेन को एक साइनिंग बोनस देता है, अग्रिम नकद। डैन पीछे झुकता है और समझाता है। डैन ने कहा, किसी अन्य शो पर किसी ने भी अधिकतम $8,000 जीते हैं और यह आपके परिवार को स्लम साइड से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन रनिंग मैन पर केवल 1 हफ्ते तक जीवित रहना आपके परिवार को वैश्विक संपत्ति के शीर्ष 1% में डाल देगा। बेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं खुद को मारना नहीं चाहता। डैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास यह गेम जीतने की क्षमता है, तुम चार्ट से बाहर परीक्षण करते हैं। डैन ने अपना होमवर्क किया है। उसने बेन के रोजगार इतिहास की समीक्षा की है, देखा है कि उसे अपने सहकर्मियों के लिए
खड़े होने के लिए बार बार कैसे निकाल दिया गया है, उनकी रक्षा के लिए खुद को जोखिम में डालने के लिए। डैन ने कहा, आधा देश सोचता है कि यूनियन अवैध होनी चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं मानते। डैन आगे झुका और बोला, तुम एक वॉरियर हो बेन, तुमने अन्य लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, अब इसे अपने और अपनों के लिए करो। बेन अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपनी बीमार बेटी, अपनी पत्नी जो खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए मजबूर है, और वह रनिंग मैन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करता है। जैसे ही वह समाप्त करता है, एक महिला रुचि के साथ उसके पास आती है। बेन ने तुरंत कहा, मैं शादीशुदा हूँ। डग नाम का एक एजेंट उसे सौंपा जाता है। डग बेन के परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। यह नेटवर्क की प्रीमियम सुरक्षा सेवा है, क्योंकि इतने सारे पैसे जीतने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके लोगों को लूटा और मारा जाए। बेन की अपनी पत्नी को एक कॉल है। बेन के अनुरोध पर डग तुरंत उसे पैसे पहुंचाने के लिए सहमत हो जाता है। बेन शीला को फोन करता है। बेन ने कहा, मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, हमारी बेटी को एक असली डॉक्टर और जो भी उसे चाहिए वो ले लो। फिर उसने सच बताया, मैं रनिंग मैन पर हूँ। शीला रोते हुए टूट जाती है। बेन को एक लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर बंद कर दिया जाता है। डग के जाने से पहले वह बेन को उसके परिवार से एक तस्वीर देता है। शीला ने उनकी बेटी का गुम मोजा एक शुभकामना के रूप में वापस भेजा है। जब शो का समय आता है तो बेन को एक ट्रैकिंग बैंड पहनाया जाता है। उसने बताया जाता है कि उसे लाइव टीवी पर बोलने का मौका मिलेगा कि वह क्या महसूस कर रहा है। शो का होस्ट बॉबी नाम का एक आदमी है। शो का रूल सिंपल है, वे चोरों और धोखेबाजों को प्रतिभागियों के रूप में लाते हैं और रोजमर्रा के अमेरिकी नागरिकों के पास उन्हें रिपोर्ट करने, पकड़ने, मारने के लिए 30 दिन होते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो ये अपराधी लाखों के साथ चले जाते हैं। बॉबी बेन को दर्शकों के सामने एक देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत करता है। उसने एक कम्युनिस्ट यूनियन को सैन्य रहस्य बता दिए। भीड़ तुरंत उसके खिलाफ हो जाती है। वे बेन को एक खलनायक के रूप में देखते हैं। कोई भी नागरिक जो उसकी रिपोर्ट करता है उसे $3000 प्राप्त होंगे। फिर वे बेन की पत्नी को इसमें घसीटते हैं, स्क्रीन पर उसकी छवि दिखाते हैं और उसे सहयोगी के रूप में चित्रित करते हैं। बेन का गुस्सा उबल पड़ता है। जब वे उससे अपने आखिरी शब्दों के लिए कहते हैं तो वह गुर्राया और कहता है, मैं इस इमारत को और इसमें मौजूद सभी को जला दूंगा। बैक स्टेज पर डैन ने बेन से कहा, तुम एक गेम चेंजर हो और अगर तुमने अपने एग्रीमेंट में यह चूक गए तो हर एक गुंडे को मारने पर तुम्हें $10,000 का बोनस मिलता है। गेम के नियम बताए गए हैं। रनर्स को $1000 न्यू और 12 घंटे की बढ़त मिलती है, जिसके दौरान कोई भी उन्हें रिपोर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद उनको हर दिन 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड और पोस्ट करना होगा। जितने लंबे समय तक वे जीवित रहते हैं उतना ही उनका इनाम बढ़ता जाता है। सभी 30 दिन जीवित रहें और वे 1 अरब न्यू जीतते हैं, लेकिन उनके रास्ते में 5 शिकारी खड़े हैं जिनका नेतृत्व चीफ मैककोन कर रहा है। 3 रनर इमारत से नीचे उतरते हैं। उनकी 12 घंटे की बढ़त शुरू होती है। बेन अपने कपड़े बदलता है और शहर में निकल जाता है। वह डाउनटाउन जाता है और एक टैक्सी रोकता है, लेकिन ड्राइवर तुरंत उसे पहचान लेता है। फिर भी वह बेन को वहां ले जाता है जहां उसे जाना है। ड्राइवर बस एक चीज चाहता है, उसके साथ एक फोटो। ड्राइवर ने चेतावनी दी, अच्छे बनो नहीं तो लोग तुम्हें रिपोर्ट कर देंगे। बेन टैक्सी को अचानक रुकवाता है और गाड़ी से भाग जाता है। वह मालिया नाम के एक पुराने परिचित से मिलने जाता है। बेन ने कहा, मुझे 2 आईडी और एक बंदूक चाहिए। मालिया ने उसे घूरते हुए कहा, रनिंग मैन। यहाँ आकर बेन ने मालिया को भी खतरे में डाल दिया है, लेकिन उनकी पुरानी दोस्ती के कारण मालिया मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह बेन की उपस्थिति बदलता है और उसके लिए नई आईडी बनाता है। मालिया की दुकान में कुछ और भी है, BFES, अत्यंत खतरनाक विस्फोटक, लेकिन ये बिक्री के लिए नहीं है। मालिया ने बेन को सलाह दी, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें 1 सेकंड में बेच देंगे। सबसे व्यस्त जगह खोजो और भीड़ में गायब हो जाओ। बेन ने समझाने की कोशिश की, मालिया मुझे यह करना पड़ा। मालिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें नहीं करना था। मैं तुम्हें यहाँ एक साथी के रूप में लाने वाला था। मैं तुम्हें यह खुद बताना चाहता था, लेकिन अब बस छिपे रहो। पूरे शहर में विशाल स्क्रीन बेन का चेहरा प्रसारित कर रही है। वह अपने नकली रूप और नई आईडी का उपयोग करके एक ट्रेन में सवार होता है, लेकिन एक छोटा लड़का उसे घूरता रहता है। बेन झुकता है और फुफकारता है। लड़का बस बेन की मूंछों की ओर इशारा करता है। यह ढीली हो रही है। बेन नकली मूंछें फाड़ देता है और एक होटल में चेक इन करता है, लेकिन वहां भी उसकी तस्वीर हर स्क्रीन पर हर जगह लगी हुई है। बेन अपने कमरे में जल्दी जाता है। 12 घंटे की बढ़त समाप्त होने वाली है। पहली चीज जो वह करता है वह अपना अनिवार्य 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। वह बाहर जाता है, इसे पोस्ट करता है और जल्दी से वापस आ जाता है। पहला दिन उस कमरे में समाप्त होता है, लेकिन कहीं और शिकारियों ने मालिया को टॉर्चर किया है। उसे बेन की नई नकली पहचान बताने के लिए मजबूर किया है। वे पता लगाते हैं कि उसने किस होटल में चेक इन किया है और सीधे वहां जाते हैं। चीफ मैककोन बेन के कमरे का दरवाजा खोलता है। वह अपनी बंदूक सीधे बेन के सिर पर तानता है, लेकिन यह सिर्फ एक बुरा सपना है। बेन जाग जाता है। वह टीवी चालू करता है और देखता है कि शिकारियों ने पहले ही टिम को देख लिया है। टिम ने एक मूर्खतापूर्ण गलती की, एक रिसेप्शनिस्ट के साथ छेड़खानी की और वास्तव में उसे बता दिया कि वह रनिंग मैन पर है। चीफ मैककोन ने उसे ट्रैक कर लिया और हंटर्स ने उसे मार डाला। बेन जल्दी से 3 और दिनों के लिए अपने होटल
प्रवास को बढ़ाता है, फिर बाहर निकल जाता है। वह न्यूयॉर्क शहर से सीधे बोस्टन की यात्रा करता है, जहां वह एक आदमी से संपर्क करता है और उसे 30 दिनों के लिए नेटवर्क से छिपने के लिए जगह के बदले $200 न्यू देने की पेशकश करता है। बेन खुद को एक सैनिक के रूप में प्रस्तुत करता है। वह आदमी उसे एक छात्रावास की ओर निर्देशित करता है। जब बेन कमरे में पहुंचता है तो पिछले किराएदारों का कुछ सामान बिखरा हुआ है। वस्तुओं के बीच उसे एक हैंड ग्रेनेड मिलता है। बेन खिड़की के पास खड़ा होकर खुद से बात करते हुए बाहर देखता है। फिर एक अधिसूचना उसे याद दिलाती है कि यह उसका वीडियो पोस्ट करने का समय है। पोस्ट बॉक्स के पास कुछ लोग घूम रहे हैं। उनमें से एक अजीब आदमी है जो चिल्ला रहा है और खुद से बात कर रहा है। बेन उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वह आदमी बेन की इमारत की दिशा में घूरता रहता है। एक पल बाद यह समझ में आता है, बाहर वह आदमी पागल नहीं है, वह एक हंटर है। हंटर्स ने हॉस्टल ढूंढ लिया है। बेन छिप जाता है, वॉशरूम में घुस जाता है, लेकिन खिड़की से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बेन आईने को तोड़ देता है और टुकड़ों का उपयोग करके एक इम्प्रोवाइजेस करता है। वह वहां से भाग तो जाता, पर उसके पास उसका बैग नहीं है जिसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैश है। वह शिकारियों से बचने और आगे बढ़ने का प्रबंधन करता है। वह जोर से चिल्लाया, मैंने बेन रिचर्ड्स को देखा। बेन छत पर चढ़ता है। वह एक तार पकड़ता है और अपने कमरे की खिड़की की ओर नीचे फिसलता है। वह कांच तोड़ता है और वापस अंदर चढ़ता है, लेकिन शोर उसकी लोकेशन बता देता है। सभी हंटर्स उसके कमरे पर इकट्ठा होते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा क्रू उनके ठीक पीछे है। सब कुछ कैप्चर करने के लिए तैयार है, लेकिन बेन ने पहले ही अपना सारा सामान पकड़ लिया है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। वह एक तार पकड़ता है और उससे लटक जाता है। मैककोन जो हंटर्स का हेड होता है ठीक उसके नीचे खड़ा है। बेन खुद को एक और कमरे में घुमाता है। वह दौड़ता है और एक लिफ्ट में कूदता है, लेकिन लिफ्ट टूटी हुई है। यह आधे रास्ते में फंस जाती है। बेन हैंड ग्रेनेड मैककोन पर फेंकता है। मैककोन इसे वापस उस पर फेंक देता है। ग्रेनेड फट जाता है और धमाका लिफ्ट को सीधे नीचे तहखाने में गिरा देता है। बेन एक मैगजीन में आग लगाता है, इसे एक मशाल के रूप में उपयोग करता है, लेकिन अपनी घबराहट में वह गलती से तहखाने में आग लगा देता है। हंटर्स उस पर बंद हो जाते हैं। बेन कुछ चूहों को सीवर में भागते हुए देखता है। वह उनका पीछा करता है। जैसे ही वह सीवर में गिरता है, एक विशाल विस्फोट ऊपर के तहखाने को फाड़ देता है। बेन जीवित रहता है क्योंकि वह पानी में डूबा हुआ है। भीगे हुए वह अपना डेली वाला वीडियो रिकॉर्ड करता है। उस विस्फोट में 8 नेटवर्क गार्ड मारे गए। एक युवा लड़का सब कुछ देखता है। वह बेन को छिपते हुए देखता है। बेन उसे पकड़ता है। बेन ने पूछा, क्या तुमने मुझे रिपोर्ट किया? लेकिन लड़का उसे पकड़वाने के लिए यहाँ नहीं आया था, वह मदद करने आया है। लड़के ने कहा, यहीं रुको, मैं अपने बड़े भाई को लेकर आता हूँ। कुछ मिनट बाद वह वापस आता है। बेन उन्हें पैसे देने की पेशकश करता है। छोटा लड़का $5 मांगता है। उनको अपनी बहन के लिए दवा चाहिए जो कैंसर से पीड़ित है। उसका बड़ा भाई ब्रैडली बेन को ले जाता है। वे अपने घर पहुंचते हैं। बेन ने पूछा, तुम मुझे रिपोर्ट कर सकते थे और उतने ही पैसे कमा सकते थे, लेकिन यह परिवार नेटवर्क के खिलाफ है। बेन उन्हें $500 की पेशकश करता है अगर ब्रैडली उसे बोस्टन से बाहर निकाल सके। ब्रैडली ने उत्सुकता से उसे देखा और पूछा, तुम काफी स्मार्ट लगते हो, तुमने इस शो में जाना क्यों चुना? बेन की आवाज नरम हो गई और उसने कहा, अपने परिवार के लिए। मेरी बेटी भी बीमार है, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह। मैं यह जीतना चाहता हूँ और उन्हें स्लम साइट से बाहर निकालना चाहता हूँ। ब्रैडली सिर हिलाता है। बेन के भागने की व्यवस्था करने में उसे कुछ दिन लगेंगे, तब तक बेन यहाँ छिप सकता है। ब्रैडली रनिंग मैन के बारे में सब कुछ जानता है। वह गुप्त रूप से एक स्ट्रीमर है जो शो के सभी पर्दे के पीछे के विवरणों को ट्रैक करता है। ब्रैडली ने बताया, नेटवर्क के पास हर रन के लिए 3 प्रकार होते हैं। टाइप 1 निराशाजनक व्यक्ति आमतौर पर 48 घंटे से कम समय तक रहता है। इस रन में वह टिम था। टाइप 2 नकारात्मक व्यक्ति, वह जानता है कि उसके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए वह बस मजे करता है। आमतौर पर पहले सप्ताह में पकड़ा जाता है। फिर टाइप 3 है अंतिम व्यक्ति, उसमें जीवित रहने की तीव्र इच्छा है, लेकिन वह कभी नहीं जीतता क्योंकि नेटवर्क धोखा देता है। ब्रैडली ने आगे समझाया, वे किसी को भी कभी भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन वे रेटिंग के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से दौड़ने देते हैं। दूसरे सप्ताह तक रेटिंग चरम पर होती है, भीड़ खून चाहती है और अंतिम व्यक्ति अपनी ही सफलता का शिकार बन जाता है। अभी कल रात के भागने के बाद तुम अंतिम व्यक्ति बन गए हो और नेटवर्क तुमसे रेटिंग की हर एक बूंद निचोड़ने वाला है। ब्रैडली ने कहा, तो तुम्हारे पास तब तक का समय है जब तक नकारात्मक व्यक्ति नहीं मरता। यह तुम्हारी खिड़की है और उस समय में मैं तुम्हें गेम शो इतिहास में सबसे बड़ी अंडरडॉग जीत के लिए तैयार करने जा रहा हूँ। ब्रैडली योजना पर काम करना शुरू कर देता है। पृष्ठभूमि में उसकी छोटी बहन रो रही है। बेन उसे देखता है और उसके अपने परिवार की यादें उसके दिमाग में वापस आ जाती हैं। बेन ने पूछा, उसके साथ क्या हुआ? ब्रैडली ने उसे बताया, मेरी 5 साल की बहन को रेडियोधर्मी धूल से कैंसर हो गया है। रोड आइलैंड में एक विस्फोट से गिरा हुआ, लेकिन नेटवर्क ने इसे दबा दिया। उन्होंने कहानी को पूरी तरह से दफन कर दिया क्योंकि उस दिन उनके पास समाचार था। अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में बेन सीधे इसके बारे में बोला, नेटवर्क हमारे बच्चों को कैंसर दे रहा है और वे इसे छिपा रहे हैं। लेकिन जब द रनिंग मैन लाइव होता है तो वे सब कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वे गार्ड को नायकों के रूप में चित्रित करते हैं और बेन को खलनायक के रूप में। वे उसके फुटेज में एआई का यूज करके बदलाव करते हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे बेन ने उन गार्डों को ठंडे खून में मारा बिना किसी
पछतावे के हंसते हुए। बेन ने अविश्वास से देखते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन ब्रैडली की माँ गुस्से में है। वह मांग करती है कि बेन तुरंत उसके घर से चला जाए। ब्रैडली और उसका छोटा भाई बेन को अपनी कार की ट्रंक में भर देते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन बाइकर गिरोह उन्हें पकड़ लेते हैं। बेन के इनाम के लिए उनका पीछा करते हैं। बेन ट्रंक के अंदर से सब कुछ सुन सकता है। एक गोली ट्रंक से टकराती है और कुंडी खुल जाती है। बेन एक रिंच पकड़ता है और इसे एक बाइकर पर घुमाता है। उसने गिरा दिया। एक और बाइक पहली से टकरा गई। ब्रैडली दोनों बाइकर्स को कुचल दिया। ब्रैडली ने बेन से कहा, अगली ट्रेन में बैठो और मेरे संपर्क एल्टन से मिलो। ब्रैडली ने चेतावनी दी, और उसके आसपास हॉट डॉग का जिक्र मत करना। बेन के जाने से पहले ब्रैडली ने उसे सलाह दी, नेटवर्क तुम्हारे वीडियो लिफाफों को ट्रैक करता है, इसलिए अपनी सभी टेप अभी पहले से शूट कर लो। मेरा आदमी उन्हें पोस्ट करता रहेगा जब तुम दक्षिण की ओर जाओगे। ब्रैडली बेन को एक बंदूक भी देता है। ब्रैडली का छोटा भाई दीवार पर ग्राफिटी स्प्रे पेंट करता है। बेन जीवित है। दिन 7 शुरू होता है। बेन ट्रेन से यात्रा करता है और रात के लिए एक होटल में चेक इन करता है। इस बीच लाफ्लिन पूरी तरह से बेपरवाह होकर पार्टी कर रही है। उसने पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। होटल में लोग शर्त लगा रहे हैं कि पहले कौन मरता है। बेन खुद को एक अंधे आदमी के रूप में भेस बदलता है और भीड़ के बीच से चलता है, लेकिन जैसे ही वह अपना वीडियो टेप पोस्ट करने के लिए बाहर कदम रखता है, एक आदमी उसे रोकता है, सोचता है कि वह वास्तव में अंधा है, उससे सवाल पूछता है। बेन जवाब देता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे रिपोर्ट करने वाला है। बेन उसे रोक देता है। बेन वीडियो पोस्ट करता है और भागना शुरू कर देता है। एक कार तेजी से उसके पीछे आती है। एक आदमी गोलियां चला रहा है। बेन एक चलती ट्रेन की ओर भागता है। गोलियां उसके पास से गुजरती हैं। वह ट्रेन पर कूद जाता है और बच निकलता है। दिन 13 तक बेन अलग अलग स्थानों पर जीवित है। वह ग्राफिटी देख रहा है। इस बीच लाफ्लिन को एक कैसीनो में देखा गया है। हंटर्स पहुंचते हैं। वह भागने की कोशिश करती है। चीफ मैकोन उस पर गोली चलाता है। लाफ्लिन एक कार चुराने में सफल हो जाती है और तेजी से भाग जाती है, लेकिन शो का होस्ट घोषणा करता है कि लाफ्लिन मारी गई है। 2 बच्चों ने फ्लेमथ्रोवर से उसे मार गिराया और यह सब कैमरे में कैद हो गया जब वह अपना दैनिक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अब केवल एक रनर बचा है, बेन बेंसिस। वह ब्रैडली के संपर्क एल्टन तक पहुंचता है। एल्टन अपनी मां के साथ रहता है, जो टीवी पर बेन को देख रही है, चिल्ला रही है, उसका शिकार करो। एल्टन ने बेन को आश्वस्त किया, चिंता मत करो, वह काफी बहरी है और सोचती है कि तुम एक असली दानव हो। एल्टन बेन को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है। वहाँ एक हॉट डॉग कार्ट रखी हुई है। एल्टन ने बताया, नेटवर्क ने पूरे देश में हर स्ट्रीट लैंप के अंदर DNA स्निफर छिपाए हुए हैं, इसीलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अंडरग्राउंड होने की जरूरत है। बेन ने हॉट डॉग कार्ट को देखा और पूछा, इस चीज का क्या मामला है? एल्टन की आवाज सख्त हो गई। उसने कहा, मेरे पिता एक पुलिसकर्मी थे, लेकिन जब नेटवर्क ने स्थानीय पुलिस का निजीकरण किया तो उन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह कार्ट खरीदी और हमें पेट भर खिलाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उनके पुराने दोस्त जिन्होंने NCG के साथ साइन किया, उनके विकल्पों की सराहना नहीं करते थे। उन्होंने मेरे पिताजी को हर मौके पर यह बता दिया। एल्टन ने आगे कहा, लेकिन अब उनके पिता के विचार उनके माध्यम से जीवित हैं। मारे जाने से पहले मेरे पिताजी ने एक कोल्ड वॉर शेल्टर को रिबिल्ड किया जो उन्हें पास के जंगल में मिला था। तुम वहाँ 2 सप्ताह तक आसानी से जीवित रह सकते हो। हम कल तुम्हारी बाकी टेप पहले से शूट करेंगे। एल्टन ने बेन को बताया, एक बार तुम जीत जाने के बाद मैं सभी नेटवर्क रहस्यों, उनके सभी जघन्य अपराधों को जनता में वितरित करने जा रहा हूँ। बेन ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, इसका मुझसे क्या लेना देना? एल्टन आगे झुका और बोला, तुम इस बम के इनिशिएटर हो। लोग तुम्हारे लिए चीयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम उन गुंडों से बच सकते हो तो वे भी बच सकते हैं। यह देश फटने के लिए तैयार है और तुम वही हो जो इसे छोड़ने जा रहे हो। एल्टन बेन को दिखाता है कि वह कहाँ सोएगा। बेन ने चिंतित दिखते हुए कहा, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो तो वे तुम्हारे लिए भी आएंगे। अगले दिन बेन अपनी सभी वीडियो टेप पहले से रिकॉर्ड करता है। उनमें से एक में वह सीधे अपनी बेटी से बात करता है। उसने अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहा, लेकिन जब वह रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो एल्टन की माँ उसे पहचान लेती है। वह उसे रिपोर्ट करने की कोशिश करती है। एल्टन उसे रोकता है। बेन ने उसे समझाने की कोशिश की, NCG गोली चलाते हुए आएगा। उन्हें परवाह नहीं होगी कि क्रॉस फायर में कौन फंसता है। हमें कंपनी के हर गुंडे को उस दरवाजे से आने देने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर एल्टन एक निर्णय लेता है। वह खुद बेन को रिपोर्ट करता है। वह गुंडों से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। बेन अपना सामान पकड़ता है, लेकिन गुंडे तुरंत बाहर से गोली चलाना शुरू कर देते हैं। वे पूरे घर को घेर लेते हैं। एल्टन अपनी माँ को सुरक्षित कमरे में ले जाता है। उसने बाहर गुंडों के लिए एक विद्युतीकृत जाल तैयार किया है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, वह उन पर पानी की बंदूक से हमला करता है। गुंडे एक बड़े विद्युत प्रवाह से टकराते हैं। एल्टन ने पूरे घर में जाल लगाए हुए हैं। गुंडे उनमें गिरते रहते हैं। जब वे सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं तो वह एक मैकेनिज्म छोड़ता है जो उन्हें वापस नीचे गिरा देता है। एल्टन और बेन एक पोल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फिसलते हैं। हॉट डॉग कार्ट के नीचे एक सुरंग है। वे सुरंग में जाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक हंटर्स अचानक एल्टन को छुरा घोंप देता है। बेन और हंटर्स हाथों से लड़ते हैं। हंटर्स उस पर हावी हो रहा है, लेकिन एल्टन हंटर्स का अपना चाकू पकड़ता है और उसका पेट काट देता है। बेन और एल्टन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंटर्स का फोन बजता है। कॉल बेन के लिए है। यह डैन है, शो का प्रोड्यूसर। डैन ने कहा, तुम इसे मार
हार रहे हो, तुम ये शो जीत सकते हो, तुम्हें बस इसे स्मार्ट तरीके से खेलना है। डैन ने बेन के लिए एक रोवर भेजा है। डैन ने कहा, हंटर्स को मारो और मेरे संकेत का इंतजार करो। लेकिन हंटर्स को मारने के बजाय बेन कैमरे पर गोली चलाता है। एल्टन और बेन रोवर लेकर भाग जाते हैं। नेटवर्क का हेलीकॉप्टर पहले से ही उनका पीछा कर रहा है। एल्टन बेन को अंडरग्राउंड शेल्टर का नक्शा देता है, लेकिन तभी एक गोली उसे लगती है। चीफ मैककोन ने हेलीकॉप्टर से गोली चलाई। पहले का हंटर बेन के पास पहुंच जाता है, लेकिन बेन का रोवर विस्फोटकों से भरा हुआ है। बेन ने चिल्लाया, मैं इनिशिएटर हूँ, और रोवर को सीधे हंटर के वाहन में घुसा देता है और खुद वह पानी में कूद जाता है। अब 17वां दिन शुरू होता है। बेन को शेल्टर तक पहुंचने के लिए नक्शे को फॉलो करना होगा। वह आगे बढ़ता है, लेकिन वह थक गया है। अपनी थकान में वह अपने परिवार के दर्शन देखने लगता है। उसके आगे उसका इंतजार कर रहे हैं। बेन आंखों में आंसू लेकर जागता है। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसकी आवाज स्थिर है। बेन ने कहा, मैं अब समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि यह गेम कैसे काम करता है। तुम अच्छी रेटिंग चाहते हो, मैं तुम्हें रेटिंग्स दूंगा। मैं डिफेंस खेलना बंद कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार को फिर से देखने जा रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर किसे फेंकते हो, मैं उन सभी से होकर दौड़ूंगा। स्ट्रीट लैंप पर डीएनए स्निफर हंटर्स को उसकी लोकेशन भेजता है। बेन उन्हें आते हुए देखता है। वह बंदूक की नोक पर एक आम नागरिक की कार अपहरण कर लेता है। ड्राइवर को गुंडों से दूर ले जाने के लिए मजबूर करता है। ड्राइवर एक युवा महिला है और वह लापरवाही से गाड़ी चलाती है। किसी तरह गुंडों को हिला देने में सफल हो जाती है। बेन ने उससे कहा, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलते रहो और जो तुम कहना चाहती हो वो कहो। महिला का नाम अमेलिया होता है। वह उस पर भड़क गई। तुम उस भूखे बच्चे और उस भयानक पत्नी को छोड़ देते हो बस हमारी रक्षा करने वाले लोगों को मारने के लिए। बेन ने उसे सच बताया, मैं अपने परिवार से किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम लोग सोचते हो कि तुम हम जैसे लोगों से अलग हो। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा गले में लिपटा स्कार्फ कितने का है? मैं शर्त लगाता हूँ कि यह उन दवाओं से अधिक है जो मेरी बेटी को चाहिए थी जब वह बुखार से मर रही थी। अमेलिया रोने लगती है। अचानक उसकी कार ऑटोमेटिकली आने वाले ट्रक के लिए रास्ता देती है। दो सशस्त्र पुरुष बाहर निकलते हैं। वे अमेलिया को सुरक्षित रूप से कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन ऊपर से एक नेटवर्क कैमरा गोली चलाता है, उन्हें तुरंत मार देता है। अमेलिया सदमे में पूछती है, क्या हो रहा है? बेन ने चुपचाप कहा, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ और अब यह देखने के बाद वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। टीवी शो पर अमेलिया को बेन की बंधक के रूप में पेश करा जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि बेन ने उस अमीर औरत को किडनैप कर उससे काम निकलवा रहा है। वे कार की खिड़की से उसकी चीख का बदला हुआ फुटेज दिखाते हैं। बेन और अमेलिया गाड़ी चलाते रहते हैं। सड़क के किनारे भीड़ नारा लगा रही है। बेन जीवित है। आगे एक नाकाबंदी है। बेन ने अमेलिया से कहा, गाड़ी चलाते रहो, वे हमें जाने देंगे। वे शो के लाइव होने के बिना बेन को नहीं मारेंगे। बेन अपनी बंदूक भी कार से बाहर फेंक देता है। अब चीफ मैककोन उनके सामने खड़ा है। बेन ने उसके चेहरे पर झूठ बोला, मेरे पास 12 पाउंड ब्लैक आयरिश है। यह BFE नाम का विस्फोटक है। यह आधे मील के दायरे में सब कुछ भांप बना देगा। आसपास के लोग घबराने लगते हैं। चीफ मैककोन बेन की ब्लफ को कॉल करता है, लेकिन बेन जवाब देता है। बेन ने कहा, शायद माया ने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। बेन अमेलिया से कहता है, इसे विस्फोट न करने के बदले में बेन ने एक हवाई जहाज, 2 पैराशूट और सुरक्षित रास्ते की मांग की है। बेन ने कहा, यह तुम्हारा भागने का मौका है। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन अमेलिया उसके साथ रहती है। वह साबित करना चाहती है कि वह बुरी इंसान नहीं है। डैन के आदेश पर मैककोन उन्हें जाने देता है। बेन की योजना सिंपल है। हर किसी को यह विश्वास दिलाओ कि अमेलिया के पर्स में बम है जब तक वे सीमा पार नहीं कर लेते। उसे बस दर्शकों का मनोरंजन करते रहना है। बेन और अमेलिया चीफ मैककोन के साथ हवाई जहाज में सवार होते हैं। बेन एक और मांग करता है। बेन ने कहा, अपना मास्क उतारो। प्रोड्यूसर्स के आग्रह पर मैककोन के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेन कॉकपिट में प्रवेश करता है। 3 पायलट वहां बैठे हैं, लेकिन वे वास्तव में हंटर्स हैं। बेन मुस्कुराता है। बेन ने कहा, लगता है तुम अपने दोस्तों में से एक को मिस कर रहे हो, क्योंकि मैंने उसे बॉम्ब से उड़ा दिया है। बेहतर होगा कि तुम भी मुझ पर चुपके से हमला न करो। वह उन्हें कनाडा की ओर जाने के लिए कहता है। छिपा हुआ हंटर चुपचाप अपने छिपने की जगह से बाहर निकलता है। शो 6 मिनट में लाइव हो रहा है, लेकिन मैककोन अब और इंतजार नहीं कर सकता। अमेलिया उनके बीच आ जाती है, लड़ाई को रोकती है। वह बम से डरने का नाटक करती है, मोन को पीछे हटाने की उम्मीद में। मोन शांत हो जाता है और अमेलिया को बिठा देता है। फिर वीडियो कॉल पर एक आवाज आती है। आवाज ने कहा, हम जानते हैं कि तुम ब्लफ कर रहे हो। इस हवाई जहाज में स्कैनर हैं। उन्होंने उस हैंडबैग को स्कैन किया जिस क्षण तुम सवार हुए। मोन अपनी बंदूक बेन पर तान देता है, लेकिन डैन नहीं चाहता कि वह शो शुरू होने से पहले बेन को मार दे। वह मोन की बंदूक ले लेता है और उसे विमान के पीछे भेज देता है। डैन बेन से निजी तौर पर बात करता है। बेन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण वह उसे एक नई स्थिति प्रदान करता है। डैन ने कहा, हमारे नए हंटर्स बन जाओ। तुम प्रति सीजन $5 मिलियन कमाओगे। तुम्हें बस इस जेट पर हर हंटर्स को मारना है। उसके बाद मैं रिमोट से विमान को स्टूडियो में वापस ले जाऊंगा, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर तुम्हें हंटर नंबर 6 घोषित करेंगे। डैन कहता है, यह बदला बहुत बड़ा होगा। बेन भौहें चढ़ाता है और पूछता है, किसके लिए बदला? डैन की आवाज ठंडी हो जाती है। डैन ने कहा, तुम्हारी पत्नी और बच्चे के लिए बदला।
अगर वे अभी भी जीवित होते तो मैं उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ता और तुम्हें जो मैं चाहूं वो करने के लिए मजबूर करता। लेकिन चीफ मैककोन और उसके आदमियों ने मेरे परिवार को उस हंटर का बदला लेने के लिए मार दिया जिसे तुमने मारा था। बेन का गुस्सा भड़क जाता है। डैन की योजना यह फुटेज जनता को दिखाने की है। जो लोग पहले से बेन के पक्ष में हैं, वे मैककोन के खिलाफ हो जाएंगे और बेन का और भी अधिक समर्थन करेंगे। डैन बेन को बताता है कि कॉफी मशीन के पीछे एक बंदूक छिपी है। शो 30 सेकंड में लाइव हो रहा है। जब शो शुरू होता है, होस्ट दर्शकों को क्लिप दिखाता है। बेन कॉफी मशीन के पीछे से बंदूक उठाता है और एक एक करके हंटर्स को मारना शुरू कर देता है। लड़ाई के कारण विमान नोज के बल गिरने लगता है। डैन इसे रिमोट से स्थिर करता है। अफरा तफरी में बेन बाकी शिकारियों को मारने में सफल हो जाता है। केवल चीफ मैककोन बचा है। उसने एक पैराशूट पकड़ लिया है और छिप गया है। बेन हवाई जहाज के शौचालयों की तलाशी लेता है, लेकिन मैककोन वहां नहीं है। बेन आगे बढ़ता है। मैककोन पीछे से उस पर हमला करता है। वे भयंकर रूप से लड़ते हैं। मैककोन शीशे का एक टुकड़ा पकड़ता है और बेन के पेट में घोंप देता है। मैककोन ने कहा, डैन ने तुम्हें सीजन फिनाले पाने के लिए सही झूठ बताया। मुझे वही डील मिली जो तुम्हें मिली और अब मैं अपने परिवार को केवल तभी देखता हूँ जब वे उन्हें मेरे सामने यातना देते हैं, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं वह सब कुछ करूं जो वे कहते हैं। मैककोन बेन को गोली मारने वाला है जब डैन रिमोट से विमान को झटका देता है, लेकिन मैककोन की बंदूक अभी भी बेन पर तनी हुई है। बेन मैककोन का पैराशूट फाड़ देता है। मैककोन टूटी हुई खिड़की की ओर खींचता है, विमान के किनारे से चिपका हुआ। बेन चाकू पकड़ता है और उसे खत्म कर देता है। वह अमेलिया का स्कार्फ अपने घाव के चारों ओर लपेटता है। वह उसे आखिरी पैराशूट देता है और उसे विमान से बाहर धकेल देता है। एक कैमरा उसकी स्काई डाइव को फॉलो करता है। शो का होस्ट घोषणा करता है कि सर्वश्रेष्ठ सर्जन रिचर्ड के इलाज के लिए टारमैक पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले डैन उससे बात करना चाहता है। वह जनता को घोषणा करता है कि बेन अब हंटर 6 है, लेकिन बेन अपने परिवार के बारे में पूछता है। वह लाइव दर्शकों को पूरी सच्चाई बताता है। वह यहाँ क्यों आया, नेटवर्क ने क्या किया है, वे सभी का कैसे हेरफेर कर रहे हैं। डैन मुस्कुराते हुए बीच में आता है। डैन ने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा वह दर्शकों तक नहीं पहुंचा। हम एक एड ब्रेक चला रहे हैं। शो पर वे बेन की बदली हुई फुटेज प्रसारित करते हैं जिसमें वह नेटवर्क बिल्डिंग में अपना विमान क्रैश करने की धमकी दे रहा है, लेकिन वास्तविकता में डैन ही विमान को नेटवर्क बिल्डिंग की ओर उड़ा रहा है। एनसीजी मिसाइलें इसे दूर से नष्ट कर देती हैं, लेकिन फिर ब्रैडली सभी को सच्चाई उजागर करने वाला एक वीडियो जारी करता है। नेटवर्क ने हम सबको झूठ दिखाया। पहले उन्होंने सामान्य से 6 मिनट पहले विज्ञापनों में कट किया क्योंकि उन्हें बेन के वीडियो को बदलने के लिए समय चाहिए था। फिर उन्होंने पूरे दर्शकों को बदल दिया। हमें पता नहीं था कि उस विमान में वास्तव में क्या हुआ जब तक कि एक क्रांतिकारी लड़की ने विमान का ब्लैक बॉक्स नहीं पाया। उन्होंने इसे हैक किया और असली ऑडियो पाया। तभी सभी को नेटवर्क के बारे में सच्चाई पता चली, लेकिन एक सच्चाई अभी भी अज्ञात है। क्या हंटर्स ने वास्तव में बेन के परिवार की हत्या की थी और क्या बेन उस विस्फोट से बच गया? रिसर्च से पता चलता है कि उस विमान में एक क्रू एस्केप पॉड था। तो क्या बेन ने एक आखिरी बार मौत को धोखा दिया? अगला सीन शीला और उसकी बेटी की ओर बदलता है। वे जीवित हैं, एक साथ किराने की खरीदारी कर रहे हैं। अचानक शीला को अपने पास मोजे की एक जोड़ी मिलती है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, बाहर के आदमी ने यह आपके लिए खरीदा मिस रिचर्ड्स। बाहर रिचर्ड एक मास्क पहने हुए है। शीला उससे मिलने जाती है। इस बीच रनिंग मैन के अगले सीजन में सारे दर्शक नारे लगा रहे हैं, रिचर्ड जिंदा है। होस्ट यह देखता है और नौकरी छोड़कर चला जाता है। डैन उसे धमकी देता है। डैन ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम बस चले जा सकते हो, लेकिन बॉबी नहीं सुनता। वह काम खत्म कर चुका है और अब डैन को खुद स्टेज पर जाना पड़ता है। डैन जोर से चिल्लाया, यह मेरा शो है, लेकिन जिस क्षण वह बाहर निकलता है दर्शक उस पर हमला करते हैं। वे दंगा करते हैं, जगह को तोड़ फोड़ देते हैं। डैन मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है और अब उसके सामने खड़ा है बेन रिचर्ड्स। बेन ट्रिगर खींचता है और उसे खत्म कर देता है और इसके साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।